चलो बेटा सुनो. सो yesterday I started with internal reconstruction. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल चंपालाल साहब ने अपने साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनकी सगाई सेलिब्रेट की, और सीए पास होने का भी सेलिब्रेशन किया, और हर बार उन्होंने नाम कुछ अलग लिखा जब वो डेबिट कर रहे थे तब. यस और नो? तो सेम लॉजिक से आपको भी ध्यान में रखना है. इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक जो अकाउंट आपको यूज करना है उसका नाम क्या है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कहते हैं. आपको और एक बात समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीजें जो भी होती है, दिस इज ओवरराइडिंग इफेक्ट टू कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट. ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं होता. इट इज एज पर द स्कीम फ्रेम्ड, एंड दिस स्कीम इज फ्रेम्ड इन कंसल्टेशन विद BIFR. यू नो व्हाट इज BIFR? What? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. अच्छा और एक छोटी सी बात, मेरे क्लास में अगर आपको कुछ खाना हो तो आप खा सकते हो, प्रेशर लेकर नहीं बैठने का. यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट इन माय क्लास. हाँ नहीं, कुछ बच्चे देखते खाते खाते फिर एकदम अरे यार मैं थोड़ी ना आकर खाऊंगा. तो यस, इट इज लीगली अलाउड टू ईट इन माय क्लास. यू कैन ईट, देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ हाँ कर रहा हूं. सो अभी बेटा कल हमने कुछ 4 एंट्रीज देखी थी. 4 एंट्रीज देखी थी. सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे. वो 4 एंट्रीज क्या थी? फर्स्ट एंट्री, अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ एन असेट. कैन आई हैव द एंट्री? असेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. डाउनवर्ड वैल्यूएशन ऑफ एन असेट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. एग्रीड? लाइबिलिटी ऊपर गई, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट. लाइबिलिटी कम हुई, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. अब इसमें एक जो मिस्टेक करता है बच्चा, वो मिस्टेक करता है फ्रॉम और टू की और बाय या टू की. अगर मैंने ऐसे कहा अ लाइबिलिटी इज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 1 लाख, मतलब आपको इफेक्ट कितने का देना है? 1 लाख. अगर मैंने ऐसे कहा कि द लाइबिलिटी इज रीवैल्यूड अप टू 1 लाख, दैट मींस यू हैव टू टेक इट टू 1 लाख, और आपको एंट्री किसकी करनी? सिर्फ डिफरेंस की. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम क्रिटिकल एस्पेक्ट. बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम रेफरिंग टू द वर्ड कॉल्ड एज डिबेंचर, एंड द सेकेंड वर्ड आई एम रेफरिंग टू इट इज डिबेंचर होल्डर. यू पीपल कैन प्लीज राइट इट डाउन. I am referring the word debenture and I am referring the word debenture holder. You people can please write it down. राजा बेटा लिखना है तिल. राजा बेटा लिख तो जल्दी थे. So now I gave you how many words, dear friends? Debenture and what? Debenture holder. All right बेटा? Yes. जल्दी लिख छोरी. चलो, who will give me the difference of both of them? You already have done your group 1, right? So I can expect from you. What is the difference between both of them? नहीं, रुको, तुम रहने दो क्योंकि अभी अपना हुआ नहीं है. But then those who have done, give me the difference between debenture and debenture holder. Yes, dude. माँ कसम तेरा हुआ ना मेरे साथ, तू कहीं को बोल रहा है? What is the meaning of debenture and debenture holder? Anyone else? Sir, इसमें हाँ यस बेटा. Yes, that is what you are saying as per what I can say, the day-to-day English. She is saying कि debenture मतलब it is the loan. It is actually a debt acknowledged under the seal of the company, and debenture holder is the name of the person who is holding it. Yes, I understand that, but इसके ऊपर technical meaning accounts में और कुछ है. अगर आपको examiner word बोले debenture is reduced to, that means he is only talking about the face value of debenture. He is only talking about that document. But when he is talking about debenture holder, he is talking about debenture plus interest, if any. I repeat, अगर एग्जामिनर ने आपके साथ शब्द यूज किया क्वेश्चन में डिबेंचर, so that means he is only talking about what? Principal amount, loan amount. He is talking about what? Loan amount. But my dear friend, when somebody is talking debenture holder, then you should understand that it follows accrual concept, and it only not talking about debenture, principal amount, but it is also talking about interest and accrued interest. I hope you people are getting the point.
सो डिबेंचर होल्डर मींस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, लिख कर ले लीजिए बात. डिबेंचर होल्डर मींस डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट इफ एनी. डिड यू रीड इट प्रॉपरली? व्हाट डिड आई से? इफ एनी. इफ एनी का मतलब ये हुआ बेटा, इफ एनी का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ रहा तो. इज दैट ओके? अब इन द ब्रैकेट लिखो, रेफर बैलेंस शीट डेट प्रॉपरली. रेफर बैलेंस शीट डेट प्रॉपरली. इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. रेफर बैलेंस शीट डेट प्रॉपरली. आपको इसमें बैलेंस शीट डेट एकदम अच्छे से देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बैलेंस शीट डेट होगी 31 मार्च, एग्रीड, और वो बोलेंगे कि उनका पेमेंट हुआ है 30 जून को. एग्जामिनर बोले या ना बोले, आपको 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए जब डिबेंचर होल्डर ये शब्द यूज किया जाए तब आपने एक बार चेक कर लेना है कि कहीं कोई इंटरेस्ट ड्यू तो नहीं है. मेरी बात आप तक पहुंची? डिबेंचर होल्डर मींस डिबेंचर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, बट व्हेन आई यूज द वर्ड डिबेंचर ओनली, इट ओनली मींस लोन अमाउंट. सिमिलरली बॉयज एंड गर्ल्स, if I use the word preference share capital and if I use the word preference shareholder, preference share capital, or I use the word preference shareholder, you should understand it will mean preference share capital in the bracket face value. But when I use the word preference shareholder, it means preference share capital plus dividend if in arrears. देखो मैंने ये थोड़ी ना बोला कि पेमेंट करना है, मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं कि इनका मीनिंग क्या होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एकदम ध्यान से पढ़ना एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन में क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला है. इज दैट ओके बेटा? ऑलराइट, let me take you ahead to the next part. Now let's talk about, shall I? Okay. Let's write down now the next logic. Unrecorded, unrecorded asset or liability. Unrecorded asset or liability. Okay? Generally ये वाले जो एंट्री है ये आपको अमाल्गमेशन में भी काम आएगी, यही वाली एंट्री आपको डिसोल्यूशन में भी काम आएगी, और यही वाली एंट्री आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आएगी. सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मैं वर्ड यूज करूंगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अमाल्गमेशन में मैं वर्ड यूज करूंगा गुडविल अकाउंट. सो अच्छा, अपन क्या कह रहे थे, सभी का ध्यान इधर. रिकंस्ट्रक्शन में मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यू हैव टू यूज द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, अमाल्गमेशन में यू हैव टू यूज द वर्ड गुडविल और सीआर. In case of dissolution, you have to use the word dissolution expense account या dissolution account, realization account debit to cash oblique bank. मतलब सिर्फ नाम चेंज होगा, लॉजिक वही रहेगा. समझ में आ रही क्या बात? दिन में सो लॉजिक अभी समझिए. अनरिकॉर्डेड असेट और लाइबिलिटी, जब भी आपका बिजनेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है तब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. कहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है? ऐसी बहुत सारी लीगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक नाम होगा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ईएसआई डिपार्टमेंट, या फॉर दैट मैटर दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट. तो ये डिपार्टमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हां हमारा कोई डेट नहीं है एंड वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन या अमाल्गमेशन या डिसोल्यूशन में जाते हो तो कोई एक नई लाइबिलिटी पॉपअप होकर आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स लाइबिलिटी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लाइबिलिटी बढ़ गई, आप उसको ऐसे ही समझो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और अगर अभी वो पे करना है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, हाँ या ना? तो आपके एंट्री एकदम सिंपल है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट. You have to use the word to liability if you are not paying it, but if you are paying it then you have to use the word reconstruction to cash.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप पे कर रहे हो तो एंट्री क्या आएगी? रिकंस्ट्रक्शन टू कैश. मगर अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो एंट्री क्या आएगी? रिकंस्ट्रक्शन टू लाइबिलिटी अकाउंट. इज दैट ओके? सो रिकंस्ट्रक्शन टू कैश इन द ब्रैकेट इफ पेड. ये आप मेरे साथ लिख रहे हो, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं. रिकंस्ट्रक्शन टू कैश और टू लाइबिलिटी. इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं. अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स. अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स. अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स. ठीक है बेटा? दिस इज फर्स्ट एंट्री. लेट मी गिव यू द सेकेंड एंट्री. If there is an unrecorded asset, you are going to receive something. So what entry you are going to make? You are going to make either asset oblique cash to what? Reconstruction account. Is that okay? So you can write down asset oblique cash. If received, then you are going to use the word cash. If you have not received, then you are going to use the word asset. Asset account debit, cash account debit to reconstruction account. All right बेटा? Good. अच्छा, अगर आप सेटल करते हो कोई चीज, अगर आप कोई चीज सेटल करते हो एट डिस्काउंट, यू हैव पेड क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट. व्हाट इज द एंट्री यू डू इन रेगुलर बिजनेस? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट. बेटा आपके P&L अकाउंट में बहुत सारे नॉमिनल अकाउंट्स है. रिकंस्ट्रक्शन में, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपके पास एक ही नॉमिनल अकाउंट है, एंड दैट इज व्हाट? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. यू डोंट हैव एनी अदर नॉमिनल अकाउंट. बिकॉज अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्कीम. मतलब क्रेडिटर्स ने बोला हम आपको डिस्काउंट देंगे, इट इज अकॉर्डिंग टू दी स्कीम. सो आप यहां पर डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते. आपको वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. इज दैट ओके? जैसे आप डिबेंचर होल्डर के साथ जाके कॉम्प्रोमाइज करोगे, उनको बोलोगे सर सॉरी आपको बोला गया था कि आपको इंटरेस्ट देंगे 18% से, बट हम 18% से नहीं दे सकते, आपको 12% से ही देंगे. सो जो उनका एक्रूड इंटरेस्ट अपने बुक्स में है उसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे. नाउ यू कैन नॉट कॉल इट एज अ डिस्काउंट. You have to call it as what? Reconstruction account. Because it is actually what? Application of the scheme. और इस स्कीम के एप्लीकेशन के वजह से आपने कितनी लाइबिलिटी कम की है, ये बताना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का काम होगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो द एंट्री विच वी आर गोइंग टू डू इज इफ asset or liability is settled at lesser amount. Asset or liability is settled at lesser amount. Alright? So इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं. इधर असेट के बारे में बात करूंगा, इधर लाइबिलिटी के बारे में बात करूंगा. ओके? अब असेट को अगर सेटल करना है तो हमें कैश मिलेगी. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. Agreed? Cash received. But this cash received would be lower. So I'll say to asset at which value? Book value. अब बेटा बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. अब आपको समझ में आ रहा है क्या why I'm using the word reconstruction? Because everything is happening because of the scheme. कल मैंने इसका एक ट्रिक भी दिया था, जिसका कोई नहीं इस पूरे चैप्टर में, उसका कौन है? रिकंस्ट्रक्शन. आपको वही चीज डिसोल्यूशन में सिखाऊंगा, जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन अकाउंट. अमाल्गमेशन में यही चीज सिखाऊंगा, जिसका कोई नहीं उसका कौन? गुडविल या सीआर. कॉमन सेंस है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, वहां पर यही नॉमिनल अकाउंट के रूप में चलते हैं. एग्रीड? चलिए बेटा जी नेक्स्ट. अगर लाइबिलिटी सेटल्ड तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट. बेटा विच वैल्यू? बुक वैल्यू. लाइबिलिटी सेटल्ड करेंगे बुक वैल्यू पर. विश्व लिख जल्दी से. टू कैश जो सेटल्ड वैल्यू है, एंड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट.
दिस इज अगेन अ बैलेंसिंग फिगर. इज दैट ओके? मतलब जितना भी कुछ सेटलमेंट हो रहा है उसका जितना भी इफेक्ट है हम सारा कहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं? रिकंस्ट्रक्शन. इज दैट ओके? यस. कैन आई टेक यू हेड नाउ? बेटा अभी एक चीज है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, वो होता है अरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सो विल टॉक अबाउट दैट. शैल आई? द फर्स्ट वन आई विल राइट डाउन इज इंटरेस्ट. अभी पूरी क्लास थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेगी और फिर हम आगे जाएंगे. थोड़ी सी देर के लिए पॉज लीजिए. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल. इंटरेस्ट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल. मतलब अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 16, ये बैलेंस शीट डेट है, और बैलेंस शीट डेट के दिन दो चीजें आपकी बैलेंस शीट में हो सकती है. एक चीज बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और एक बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है. इज दैट ओके? कितनी सिचुएशन बनेगी? दो. एक बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और एक बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है. अब बेटा इधर मैं आपके लिए वापस बता दूं 31 मार्च 16 और 31 मार्च 16. बेटा अब इसका मीनिंग समझिए. अगर कोई कहे कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है इधर 700, इसका मतलब क्या है? Payable up to 31st March 2016. If somebody is saying debenture holder are settled at discount of 10% on 30th June 2016, please understand what you have to do. In both the scenario, case 1 and case 2, in case 1 there is outstanding interest, मगर ये outstanding interest कब तक है आपको पता है क्या? 31st मार्च. क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट से बैलेंस शीट में इंटरेस्ट कब तक दिखेगा? 31st मार्च. तो आपको इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? फॉर 3 months, दैट इज अप्रैल, मई, जून. और तुमको मैंने डिबेंचर होल्डर का मीनिंग क्या समझाया? डिबेंचर होल्डर मींस डिबेंचर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो तुम्हें पता है क्या केस 1 में डिबेंचर होल्डर का मीनिंग क्या आएगा? केस 1 में डिबेंचर होल्डर का मीनिंग आएगा डिबेंचर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये बैलेंस शीट का फिगर, प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 months. इंटरेस्टिंग? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो. मैं तुमको एकदम बेसिक से बता रहा हूं. देखो जरा समझो, आप एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं. बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो कितने महीने का है? अप टू 31st मार्च. बैलेंस शीट फाइनलाइज्ड है अप टू 31st मार्च. तो जाहिर सी बात है अगर हमने पेमेंट 30 जून को किया है, वापस एक्रूअल कंसेप्ट चालू रहेगा. एक्रूअल कंसेप्ट चालू रहेगा तो मुझे इंटरेस्ट और कितने महीने का प्रोवाइड करना पड़ेगा? 3 months. तो फिर डिबेंचर होल्डर के अमाउंट कैसे निकालोगे पता है क्या आपको? यू विल टेक डिबेंचर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस outstanding interest which is there in the balance sheet plus you are going to calculate 3 more months interest. ये तो क्लिक हो जाता है. अब बच्चा मुझे पूछता है कि सर केस 2 में क्या करेंगे? बेटा केस 2 अगेन गेट इनटू द बेसिक्स. अगर मैं कह रहा हूं कि बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब इट वुड हैव बीन पेड अप टू 31st मार्च. इट इज ऑलरेडी पेड. तो उस केस में डिबेंचर होल्डर विल ओनली मीन डिबेंचर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ओनली फॉर 3 months. नाउ दिस इज लाइक माय किड्स. तो इधर क्या आएगा? केस 2 डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. इंटरेस्ट शुरुआत से कैलकुलेट नहीं करने का, यू विल कमिट अ बिग मिस्टेक. इंटरेस्ट शुरुआत से कैलकुलेट नहीं करने का इन केस 2, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता तो वो बैलेंस शीट में दिखता. अगर नहीं है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इट इज पेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू प्लीज राइट इट डाउन. दिस केस, दिस इज केस 1 and this is case 2. Case 1 and case 2. This is about interest.
Have you done? Okay, so now let's deal with dividend. Okay? Let's write down the heading dividend. Dividend generally comes, this adjustment generally comes with regards to preference shareholder. This adjustments come generally with regards to preference shareholder. Now there are two keywords. One is arrears of dividend and the other one is unclaimed dividend. There are two keywords. One is arrears of dividend and the other one is unclaimed dividend. So I'll divide it into two parts. Arrears of dividend and the other one is unclaimed dividend. You can also write down provision for, या proposed dividend लिख देता हूं, ज्यादा easy रहेगा आपको कोरिलेट करने. Proposed dividend. Who will tell me the difference between both of them? What is arrears of dividend and what is proposed dividend? Yes, dude. Okay, anyone else? Arrears of dividend मतलब अब तक हमने पे नहीं किया है, but unclaimed dividend मतलब the dividend the shareholders have not come have not shown the receipt. Okay, anyone else? Yes, beta. Proposed dividend means it is paid final dividend. Okay. And arrears of dividend means which is not yet been paid. You have to pay it, but yet not paid. Okay. So do you show it as a liability? Arrears. Okay. Anyone else? Yes, dude. Okay, anyone else? So the answer which I have got is not close. Only Rishabh could go little close. It's wrong. What is arrears? Let me tell you. First, let me explain you what is Companies Act. Companies Act अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर डिविडेंड प्रपोज होता है तो इट इज प्रपोज बाय बीओडी. मैंने बताया था क्लास में ये. इट इज प्रपोज बाय हुम? बीओडी. देन इट गोज इनटू द एजीएम एंड देन इट इज डिक्लेयर्ड. Once it is declared, it is the law that it has to be paid in maximum 30 days. You cannot delay beyond it. Now this is what Companies Act says. Have you understood? So बेटा अगर प्रपोज हुआ उसके बाद में डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट होना कंपलसरी है. एग्रीड? अनक्लेम्ड डिविडेंड या प्रपोज्ड डिविडेंड उसका पार्ट है. इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट liability side under the heading short term provision. But अगर मैं कहूं arrears of dividend, arrears of dividend means in case of cumulative preference shareholders, in the absence of profit, you cannot give dividend. तो डिविडेंड देने की तुम्हारी पास्ट में क्षमता ही नहीं थी. जाहिर सी बात है अगर तुम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हो मतलब कंपनी इज परफॉर्मिंग वीक. And if they are performing weak in the past, they were not able to pay dividend. Let's assume it. Boys and girls, arrears का मतलब ये होता है कि जो lack of profit के वजह से कभी आप dividend declare कर ही नहीं पाए, तुम कभी dividend propose कर ही नहीं पाए. Those are arrears. Arrears does not appear in balance sheet. That becomes unrecorded liability. तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि it is a liability. Please believe me, it is not a liability. It does not appear in the balance sheet. क्योंकि यार तुम कंपनीज एक्ट के रूल को देखो ना, समझो ना आप कि अगर डिविडेंड प्रपोज हुआ और डिक्लेयर हुआ देन इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज. आपको एग्जाम में ऐसा बोलेगा डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर लास्ट 3 years. यू टेल मी एज पर कंपनीज एक्ट 3 साल का डिविडेंड इन अरियर्स रह सकता है क्या बैलेंस शीट में? नहीं, क्योंकि कंपनीज एक्ट का तो रूल क्या है, डिक्लेयर करने के साथ साथ 30 दिन में पेमेंट करो. तो अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऐसा बोला जाएगा, अरियर्स ऑफ डिविडेंड्स आर इन अरियर्स फॉर लास्ट 2 years, डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर लास्ट 3 years, ऐसा कुछ भी बोला जाएगा. दैट मीन्स दैट आइटम इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड आइटम. ओके, सो अरियर्स ऑफ डिविडेंड आई विल से इट इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, not appearing in balance sheet.
Can I not say which means? Can I not say which means it is as good as unrecorded liability? It is as good as what? Unrecorded liability. वो liability recorded नहीं है, unrecorded है. Now that is interesting. तो दो चीजें हो गई क्या? अब इसके बारे में लिख लो, ये बहुत रेयरली पूछा जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा, बहुत रेयरली. जो एग्जाम में आता है वो कौन सा आता है? अरियर्स ऑफ डिविडेंड. लॉजिकली क्लियर रहोगे, एंट्री अपने आप बनेगी. अरियर्स का मतलब है वो बैलेंस शीट में होता ही नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता लॉजिकली. 3 साल का डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं दिख सकता. इट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स देयर. इट इज इन अरियर्स. सो शैल आई गिव यू द एंट्रीज नाउ? So I am now going to refer arrears of dividend. ठीक है? ये क्यों ऐसे बता रहा हूं जरा ध्यान से देखना, अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. अरियर्स ऑफ डिविडेंड के साथ दो चीजें हो सकती है. ईदर इट इज पेड और इट इज नॉट पेड. इफ इट इज पेड, पूरी क्लास का ध्यान, पूरी क्लास का ध्यान. एक ऐसी चीज जो मेरे बैलेंस शीट में नहीं है, मैं बोल रहा हूं पे कर रहा हूं. देखो, एक ऐसी चीज जो मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो असेट नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसका पेमेंट करना है. सो टू कैश आएगा, ये मैंने बचपन में सीखा था, पेमेंट होएगा. बट साला डेबिट किसको करूं? जिसका कोई नहीं, उसका कौन? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. एग्रीड? यस. बट बेटा जी, ऐसी एक चीज जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, यू नो इट, अरियर्स ऑफ डिविडेंड नॉट एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट. बराबर है ना? और ये बोल रहे कि इज नॉट टू बी पेड. सिंपल है यार, नॉट टू बी पेड, व्हाई हैव टू मेक एन एंट्री? वो बैलेंस शीट में है नहीं पहली बात, और उसका पेमेंट भी नहीं करना है, तो एंट्री क्या करेंगे? नो एंट्री. क्लैरिटी आ रही है? तो इसकी आएगी नो एंट्री. बट अगर पेड हुआ तो उसका एंट्री रिकंस्ट्रक्शन टू कैश. समझे क्या? अरियर्स ऑफ डिविडेंड एग्जिस्टिंग इन दी, सॉरी, अरियर्स ऑफ डिविडेंड इट इज पेड, then the entry is reconstruction to cash. But if it is not paid, it is not existing in the balance sheet, so I don't have to record anything, isn't it? Good. ये AC चालू नहीं है क्या? Okay. आगे ले चले दादा. ओके, अब सुनिए. सुनिए अभी. वी आर ऑन द लास्ट पार्ट नाउ. द लास्ट पार्ट इज व्हाट यू नो, इट इज अबाउट conversion and reduction of share capital. लास्ट पार्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है. ठीक है. सो मैंने आपको कितने शब्द दिए? दो. एक है कन्वर्जन और एक है रिडक्शन. दोनों ही वर्ड्स अलग अलग है. एग्रीड? कन्वर्जन में आपकी जो फेस वैल्यू होती है 10, उस 10 के टुकड़े कर दिए जाते हैं. जैसे मान लो ये कन्वर्जन इधर बता रहा हूं, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, इसके 5 टुकड़े कर दिए गए. ये 2 रुपए का, ये 2 रुपए का, ये 2 रुपए का. इसको बोलते हैं सब डिवीजन. सो कन्वर्जन में क्वांटिटी चेंज हो जाती है बट आपका वैल्यू रिमेन्स सेम. एग्रीड? रिडक्शन बोला, ये कन्वर्जन हुआ. रिडक्शन बोला तो बेटा होता कैसा है, ये 10 रुपए का शेयर, ये 10 रुपए का ना रहते हुए ये बन जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6 रुपए का, और 4 रुपए ये कैंसल कर दिए जाते हैं. ये कैंसल, एंड 6 रुपीज इज द न्यू डिनोमिनेशन. इट इज द न्यू डिनोमिनेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेटा कन्वर्जन का मतलब क्या? एक कि क्वांटिटी बढ़ जाती है बट वैल्यू रिमेन्स सेम. बट व्हेन आई से रिडक्शन, तो उसमें क्या होता है बेटा जी, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी मगर आपका जो डिनोमिनेशन का वैल्यू था वो वैल्यू कम हो गया. 10 से कितना हो गया? 6. अब वैल्यू तो दोनों में ही कम हो रही है मगर इधर टोटल वैल्यू रिमेन्स सेम.
एज बिफोर. मगर अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, सो द टोटल वैल्यू डजंट रिमेन सेम. यू आर एट अ लॉस ऑफ हाउ मच? 4 रुपीज. सो रिडक्शन वर्ड अगर आया तो उसमें समझ लेना कि आपकी वैल्यू क्या करनी है आपको? कम. मगर अगर कन्वर्जन शब्द आया तो उसमें वैल्यू कम नहीं होती. इट इज ओनली द क्वांटिटी चेंज. इज दैट ओके? सो कैन यू प्लीज राइट इट डाउन. ये कन्वर्जन है और ये रिडक्शन है. अब इसके एंट्री में लिखा कर दे दूंगा. शी इज सेइंग सर शेयर होल्डर कभी रिडक्शन के लिए एग्री नहीं करेंगे. बेटा करना पड़ता है. आपको एक छोटा सा केस स्टडी देता हूं, घर पे जाके पढ़िएगा. एसबीआई वर्सेस किंगफिशर. एसबीआई हैड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स आल्सो. सिमिलरली द शेयर होल्डर्स आल्सो हैड टू सैक्रिफाइस देयर होल्डिंग्स. करना पड़ेगा. क्या ऑप्शन क्या है? कंपनी या तो बंद हो जाएगी या कंपनी को चलाना है. सो इट कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द स्कीम. डू नॉट कंपेयर दिस होल चैप्टर विथ एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोविजन, क्योंकि इट इज ऑल टुगेदर एज पर द स्कीम. कन्वर्जन की एंट्री करे बेटा. कन्वर्जन की एंट्री देखो कैसे होगी. यू हैव टू राइट डाउन. अगर कन्वर्जन हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 each, 10 to equity share capital ₹2 each. Again it is what? 10 only. क्योंकि कन्वर्जन में सिर्फ आपके नंबर चेंज हो रहे हैं. एग्रीड? सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यू रिवर्स 10 rupees each to equity share capital ₹2 each. आज अलीबाग का है. चलो इधर की नेक्स्ट एंट्री बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच बेटा जी? 10. मगर अभी आप नया डिनोमिनेशन कितने का दे रहे हो? 6. सो आपका आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. वेरी गुड. 6. और जिसका कोई नहीं उसका कौन? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. हाउ मच? 4. एग्रीड? वेरी गुड. ठीक है बड़ा गुड. हाँ बेटा. अगर हम कन्वर्जन में एंट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी? अरे बाबा डिस्क्लोजर आपका गलत हो जाएगा. आपकी बैलेंस शीट में अथॉराइज शेयर कैपिटल जब लिखते हो और इश्यूड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिखते हो, तब वहां पे आपको एज पर डिस्क्लोजर, एज पर शेड्यूल 3 कंपलसरी है कि आप ब्रैकेट में लिखो उसकी फेस वैल्यू क्या है. आपकी फेस वैल्यू गलत जाएगी. और ये शेयर को इतना नॉर्मल मत समझो. ये शेयर्स अगर कोई लिस्टेड कंपनी होगी तो उतने ही शेयर्स आपको सरेंडर करके इसके पास देना पड़ता है. किसके पास? जो NSDL या CSDL होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और कौन सा दूसरा, सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. उनके पास ये डिपॉजिट फिजिकली करना पड़ता है और डिनोमिनेशन के साथ करना पड़ेगा ये. चलिए ए बाबा एक क्वेरी. ये ऐसा मत सोचना जो 11th के टीचर ने बोला था कि बेटा देख एक ही अकाउंट डेबिट और एक ही अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है. ए नलायक, ये 10 रुपए का एक है, ये 2 रुपए का एक है, ये दोनों अलग अलग है. हाँ है ना? तो ज्ञान बाटेगा. अगर माझे 11th टीचरनं सांगितलं होतं सर, लई भारी होती थी. असं ना. अभी मैं भी आपसे अगला बात बता रहा हूं बेटा. डिबेंचर के बारे में लास्ट पार्ट. आपको ऐसा बोलेंगे कि डिबेंचर होल्डर्स, चलिए एक एग्जाम्पल लिखिए. 18% डिबेंचर्स ना, कोई बात नहीं, होती है मिस्टेक. 12% डिबेंचर्स. अभी अगर आवाज किया ना तो काला बाबा उठा के लेके जाएगा. 12% डिबेंचर्स 1,20,000.
बेटा कोई एक और चीज खाली है, देखा डर जाएगा तू। 12% डिवेंचर्स कितना है? 1,20,000। 12% debentures 1,20,000. Okay, now write down what is the note. As per the scheme, debenture holder agreed to reduce their entitlement provided they received same amount of interest at the rate of 18%. Interesting question. चलो बेटा इसके एंट्री करने की कोशिश करो, क्विक, इसके एंट्री करो, आवाज नहीं, इसके एंट्री करो, इसके एंट्री करो। देखो मैं बताता हूं क्या बोल रहे वो ये बता रहे कि डिबेंचर होल्डर ने बोला कि सरकार हम चेंज करने को तैयार है, मगर हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो इंटरेस्ट उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। वी आर रेडी टू रिड्यूस आवरसेल्फ। और उन्होंने कहा कि हमारा नया इंटरेस्ट रेट 18% चाहिए। सो वो कितना रिड्यूस करने के लिए तैयार है, मैं अगर बता दूं इफ यू डोंट माइंड। हाँ, सो इंटरेस्ट उनको कितना मिल रहा था पहले बेटा? 1,20,000 इंटू 12%, कितना आ रहा है? 40,400 इज व्हाट यू से? सॉरी बाबा, 14,000। ओके, ये इंटरेस्ट मिल रहा था क्या? ए गांव की जनता, ध्यान दे इधर। इंटरेस्ट पहले उनको जो मिल रहा था वो 12% से मिल रहा था। एग्रीड? कितना मिल रहा था? 14,400। डिबेंचर होल्डर ने साफ साफ कह दिया, ए दादा सुन, इंटरेस्ट इससे कम नहीं लेंगे, इंटरेस्ट तो इतना ही चाहिए, हमारी रेट बढ़ा दो, उसके बाद में हम वैल्यू कम करने के लिए तैयार है। तो वो कैसा करेंगे? सो आई विल से न्यू डिनोमिनेशन ऑफ, रुक जाओ ये देख लो पहले, न्यू डिनोमिनेशन ऑफ डिबेंचर। तो कैन आई नॉट से 14,400 डिवाइड बाय 18%, इसको कैपिटलाइज करना बोलते हैं। सो व्हाट इज द रियल वैल्यू? 80,000 इज द न्यू वैल्यू, हाँ या ना? सो बेटा वो कितने से कितने तक रिड्यूस करने के लिए तैयार है? 120 से 80 तक। तो बेटा कितना रिड्यूस करने के लिए तैयार है? 40,000। सो माय एंट्री वुड बी ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर्स अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एंट्री देखो कैसे आएगा? 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, बराबर है ना? टू 18% डिबेंचर्स अकाउंट 80,000 to reconstruction account 40,000. Have you understood this? Cool. हाँ कोई बात नहीं, हो गया। इसके बाद में विल कम डाउन टू द प्रॉब्लम नंबर 1. We are there on page number 12.7. We all are there on page number 12.7. ये है क्या उधर किसी के पास? निधि वो लाए नहीं कि आपने बुकलेट जो दिया था आपको? तोच होता, कॅश फ्लोचा जो दिला होता ना तोच. उद्या आण. अभी देखो कहाँ से मैनेज होता है क्या? हाँ
Yes, everyone. Come down to the question number 1. Read it. The balance sheet of Fortunate Limited as on 31st March 2011 was as under: share capital 6,000 shares of rupees 60 each, rupees 30 paid. Please highlight the word rupees 60 each, 30 paid. Okay? 5% first debenture, 6% second debenture, unsecured creditors. And fixed asset 3,90,000, cash at bank 2,70,000 and profit and loss 8,70,000. अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ रहे हो, बैलेंस शीट को सही से एनालाइज कर रहे हो रेशियो एनालिसिस के हिसाब से, ये बैलेंस शीट थकी हुई है. कैसे बैलेंस शीट थकी हुई है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा. दिस इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस शुड पुट देयर मनी इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एफएम का फर्स्ट रूल. अगर आप देख रहे हो तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस बहुत ज्यादा हो गया मगर आपकी एसेट कम है एंड समहाउ यू हैव इनकर्ड अ ह्यूज लॉसेस. शायद कंपनी की पॉलिसी सही नहीं थी, इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पैसा कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जिसके वजह से उनको ह्यूज लॉस हुआ 8,70,000. सो कंपनी थकी हुई है. अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को बंद कर दो या कंपनी को चलाओ रिकंस्ट्रक्ट करके. बट ये बात तय रही कि ये कंपनी विदाउट रिकंस्ट्रक्शन चल नहीं सकती. मैं आपको रीजन देता हूं बेटा. जरा इमेजिन करो 3 और 6 लाख का तो उनका ये है व्हाट आई कैन से लोन है एंड दैट टू इंटरेस्ट बियरिंग. अब इंटरेस्ट सर्विसिंग करना जरूरी होता है. अब इंटरेस्ट सर्विसिंग करेंगे तो 9 लाख पर यू हैव टू एटलीस्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5 and 6%. और कंपनी की उतनी ताकत नहीं होगी क्योंकि उनका शेयर कैपिटल ही देख लो कितना है, 1,80,000. सो इस कंपनी को कुछ एक्सटर्नल हेल्प लगेगी, मतलब लगेगी. या तो डिबेंचर होल्डर ने बोलना चाहिए कि कुछ दिन तक हम इंटरेस्ट आपसे नहीं मांगेंगे, हम इंटरेस्ट लेट मांगेंगे, या आप हमारा क्लेम कम कर दो, आप हमको थोड़े से पैसे दो. जब तक ये नहीं बोला जाएगा तब तक कंपनी कमाएगी भी तो भी वो इंटरेस्ट में चला जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोन का बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा. एग्रीड? यस. सो रंजीत होल्ड्स द फर्स्ट डिबेंचर फॉर 3 lakh and second debentures for 3 lakh. He is also unsecured creditors of 90,000. Now Ranjit एक personal account है and Ranjit is holder of what? First debenture, second debentures and unsecured creditor. Always remember, जब भी कभी ऐसी पर्सनल अकाउंट की बात की जाए, जितनी भी उसको अमाउंट ड्यू है पहले उसके पर्सनल अकाउंट में ड्यू करो. क्योंकि देखो बेटा, अब जो कॉम्प्रोमाइज अचीव होने वाला है ना, दैट कॉम्प्रोमाइज विल बी बिटवीन रंजीत एंड कंपनी. And Ranjit is what? He is the holder of 3 things. He is holder of what? First debenture, second debenture and unsecured creditors. So how are you going to make the entry of due? Due की entry सीखो पहले. Due की entry ऐसे होगी. First debentures account debit 3 lakh, second debentures account debit 3 lakh, unsecured creditors account debit 90,000 to Ranjit's account. What have we done? We have made the amount due to the personal account. चलो इधर साइड में एंट्री करो क्विक. अब ये मेरी स्टाइल है कि जनरली यू शुड गेट इन्वॉल्व विद द क्वेश्चन. तो साइड में एंट्री करो. पहले ड्यू के एंट्री करो. ड्यू लिखो और एंट्री करो. क्या एंट्री करोगे? फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 lakh, सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 lakh, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 90,000 टू रंजीत अकाउंट. एग्रीड? इट वुड बी हाउ मच? 6,90,000. Boys and girls, next. Vasant is the holder of second debentures 3 lakh and unsecured creditors 60,000. क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो क्या? पूरी क्लास की आवाज चाहिए अभी. मैं इन्वॉल्वमेंट चाहिए. सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू वसंत अकाउंट. एग्रीड? यस. तो पहली ये दोनों एंट्री ड्यू की करनी है. बेटा आप ध्यान से पढ़िए, जैसा स्कीम बोल रही है उसको फॉलो करो क्लोजली. रंजीत इज टू कैंसल 2,10,000 ऑफ द टोटल डेट. अंडरलाइन द वर्ड टोटल डेट. मतलब जितना भी उसको ड्यू है उसका पूरा, ऑफ द टोटल डेट ओविंग टू हिम
टू एडवांस 30,000 इन कैश, इस लाइन का मीनिंग क्या है? टू एडवांस 30,000 इन कैश, वो कैश लेकर आएगा। मतलब अगर धंधा कंटिन्यू करना है तो कंपनी बोलती है कि कैश और चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, सो ही इज एक्चुअली गोइंग टू गेट द कैश। तो एक तो अपना क्लेम भी कम कर रहा है और साथ ही साथ कैश भी लेके आ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन लगते हैं, बट ऐसा हो रहा है। ही इज रिड्यूसिंग हिज क्लेम ऑल्सो एंड ही इज गेटिंग द कैश ऑल्सो, गोइंग अहेड। And to take new first debentures in cancellation of those already issued for 5,10,000 in satisfaction of all his claim. Underline the word in satisfaction of all his claim. मतलब जो फर्स्ट एंट्री थी उसमें से कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। एग्रीड? चलो बेटा स्कीम के हिसाब से मैं तुमको बताता हूं, रफ में बता रहा हूं अभी, फिर हम बाद में लिखेंगे। पहले ड्यू की एंट्री की हमने, ड्यू की एंट्री जल्दी से बताओ। फर्स्ट डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2 रंजीत। ओके बेटा कितना फिगर आया फर्स्ट डिबेंचर? 3,90,000। ओके, और इधर कितना आ जाएगा? 6,90,000। ओके, अब बेटा देखो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करते। रंजीत इज टू कैंसल हाउ मच? 2,10,000। ओके, टू एडवांस हाउ मच? 30,000। So can I not say advance मतलब कैश ऑब्लिक बैंक आएगा कितना? 30,000। Do you all agree? Do the way the problem is saying। और क्या बोला है? Satisfaction of all his claim। So can I not say रंजीत का ये रिवर्स होगा? रंजीत अकाउंट हाउ मच? 6,90,000। बराबर है। 2 रिकंस्ट्रक्शन, लाइबिलिटी कम हो रही है, हाँ ना बेटा? कितने से लाइबिलिटी कम हो रही है? 2,10,000। ये लाइबिलिटी कम हो रही है ना? एंड 2 न्यू डिवेंचर, कितने के बेटा? 5 लाख। क्या देखो आपकी एंट्री टैली हो रही क्या? यस सर, नो, प्लीज चेक इफ योर एंट्री इज टेलिंग। और बेटा मैंने क्या किया है? मैंने जो उन्होंने बोला वो किया। उन्होंने बोला कैश लेके आ रहा है, मैंने कैश अकाउंट डेबिट की। सीपीटी का सिंपल लॉजिक, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, ही इज कैंसलिंग, सो टू रिकंस्ट्रक्शन, उसका टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम हुआ ऐसा बोला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना भी ड्यू है रंजीत के नाम से वो क्या किया? रिवर्स। और बेटा जी उसको क्या दिया? न्यू डिबेंचर। उन्होंने ये फिगर दे रखा है। एग्रीड? चलिए अगर आप मेरे साथ हो तो वसंत की एंट्री पहले क्या हुई थी? हमने लिखी थी सेकेंड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2 वसंत। अच्छा 2 वसंत कितना हुआ था? 3,60,000। और सेकेंड डिबेंचर 3 लाख और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वेरी गुड बाला। अब बाला मुझे एक बात बता, ए बेटा अब पढ़ आगे प्रॉब्लम क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 2, वसंत टू एक्सेप्ट ₹90,000 इन कैश इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम। अपने हाथों से उसका गला घोट डालो। वसंत कितने मांग रहा है? वसंत नहीं मांग रहा, अपन सेटल कर रहे। वसंत कितने मांग रहा है? बराबर से बोलो। 3,60,000 से गला घोट दो साले का और बोलो वसंत आई एम सॉरी, यू आर सेटल्ड टू कैश 90,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब ये समझ में आ रहा है ना? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 270 ना? लॉजिक समझ में आया? अब बेटा वसंत के पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ी अपन ने बोला 90,000 चाहिए तो बोल, नहीं तो कंपनी बंद हो रही। बेचारा बोला ठीक है सर जितने दे पा रहे हो दे दो, खत्म करो किस्सा। दिस इज द वे इट वर्क्स। अरे हो, दिस इज द वे इट वर्क्स। लेट्स गो ऑन। अब आगे क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 3, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन कौन? रंजीत एंड वसंत आर टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स of 7.5 each in 75% in satisfaction of 75% of their claim, and balance 25% is to be postponed and to be payable at the end of 4 years. बेटा मुझे टोटल क्रेडिटर्स बताएंगे क्या जरा? You say 4,50,000। ओहो, उसका कितना पार्ट? 1 2 3। अच्छा पहला वाला बताओ। हेल्ड बाय रंजीत 90,000, held by Vasant 60,000, balance outsider 3 लाख। पक्का? अच्छा अब इस 3 लाख के साथ क्या कांड किया? पहले बात पढ़ लो।
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन रंजीत एंड वसंत, तो वो तो निकाल दिया, अदर देन रंजीत एंड वसंत कितना है बेटा 3 लाख। अब 3 लाख के साथ क्या कांड किया है, उनका 75% का क्या करना है, सेटलमेंट, ये सेटल्ड है ना, और बचा हुआ 25% पेएबल आफ्टर 4 इयर्स। ए बड़ा ग्रुप वन आपने पढ़ा था कि एनीथिंग विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट इज ट्रीटेड एज करंट और नॉन करंट। इसको अगर आपने करंट लाइबिलिटी दिखाई आपके मार्क्स कटेंगे। दिस 25% विल हैव टू बी शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। अरे बाबा तुमने करंट लाइबिलिटी दिखा दी तो रेशियोज की बुम्बा बुम्ब हो जाएगी, स्टॉक मार्केट में हलचल हो जाएगी। आपको इसको क्या दिखाना पड़ेगा, एनसीएल। दिस इज माय टेक्निकल स्टूडेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। 4 साल ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बोला है वो, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा बराबर है, क्योंकि पेमेंट हुआ नहीं है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, बट इट विल बी शोन एज व्हाट, एनसीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 75%। क्या दे रहे हैं इनको, क्या दे रहे, बताओ ना क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। बाला कितने का दे रहे हैं, 20,000 ऑफ रुपीज 7.5 ईच। देखो मैं ऐसे ही कर रहा हूं। अच्छा 3 लाख का 75% कितना आता है, 2,25,000, और ये कितना आएगा, मां कसम एक नंबर। अब ये देखो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो दे रहे हो लिख दो, कितना 20,000 इंटू 7.5, 1,50,000। जिसका कोई नहीं उसका कौन है, रिकंस्ट्रक्शन। तो कहां पे लिखू, तू रिकंस्ट्रक्शन कितना है बेटा, वेरी गुड 75,000। हैव यू अंडरस्टूड दिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इट विल बी शोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड पीपल। नाउ व्हाट आर दे सेइंग, वी आर देयर, थर्ड हो गया। फोर्थ, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। बेटा व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, 60, हाँ या नहीं, तो 60 माइनस 30, व्हाट इज अनकॉल्ड कैपिटल, 30। पहला पूरा पैसा मंगाओ, डायरेक्टली एंट्री कर दूं क्या, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 1,80,000। बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, एंड 52.5 पर शेयर कैंसल्ड। डिड यू अंडरलाइन द वर्ड कैंसल्ड। बेटा पहले उनसे पैसा मंगाया, जरा फील करना, पहले उनसे पैसा मंगाया, 60 रुपए का एक शेयर बना दिया, फिर अपने हाथों से उनका गला घोट दिया और कहा तुम्हारा 60 रुपए का अब शेयर नहीं है, तुम्हारा एक शेयर कितने का है, 7.5, क्योंकि हमने 52.5 आपका क्या कर दिया, कैंसल। तो आपको पता है एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। बॉयज एंड गर्ल्स, thus making the shares of 7.5 each, assuming that the scheme is duly approved, underline the word scheme। क्या मेरा बच्चा वर्ड समझ पा रहा है कि स्कीम बोला है। कहीं पर भी जाके क्लाइंट को ये एडवाइस मत कर देना, क्लाइंट लॉस मेकिंग रहेगा, उसको बोलेंगे ठीक है क्रेडिटर्स के पैसे मत दो, जेल हो जाएगी सालो। ये सिर्फ एज पर स्कीम होता है। assuming that the scheme is duly approved, give necessary journal entries and balance sheet of the company after the scheme is put into effect. So shall we do it? Right. So you are now expected to be there on question number 1. बैलेंस शीट बनाओ 45 लाइंस। आई होप आज सब लोग स्केल लेके आए। यस वेरी गुड। हाँ बड़ा, हाँ जर्नल एंट्री, आई एम सॉरी जर्नल एंट्री 45 लाइंस। सॉरी बेटा, एक तेरा भी नंबर आएगा सोनिया, इस बार तो पक्का नंबर लूंगा तेरा। हर बार सोलापुर कर करके तेरे को साइड में ले रहा, अब तू याद रख बेटा, बस खत्म बात, दोस्ती कट। In the books of Fortunate Limited, journal entries 45 lines. ऐश्वर्या लिख जल्दी से।
अच्छा सुनो अभी नेक्स्ट बनाओ बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान रहे एंड रिड्यूस लिखना जरूरी है। दिस इज एज पर द डायरेक्शंस बाय द कोर्ट, सो यू हैव टू राइट डाउन एंड रिड्यूस्ड यस फॉर 5 years और एज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। तो आपको क्या लिखना पड़ता है इन द ब्रैकेट एंड रिड्यूस्ड। सोचो तुम्हारे आगे नाम के आगे ऐसा लिखा हुआ एंड रिड्यूस्ड, तो कितनी इज्जत जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बैलेंस शीट ऑफ फॉर्च्यूनेट लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड एज ऑन 1/4/2011, 16 lines. I would like to repeat it again for my dear students. Speed and accuracy are the two main things required. Do not talk, only focus on your speed. And it can only happen when you are paying your attention there. 6 महीने की बात है, 6 महीने तक सिर्फ पढ़ाई, एक ही लक्ष्य। और 6 महीने के बाद में मैं बोल रहा हूं कि अपनी जिंदगी जियो, फिर किसी के बाप की नहीं सुनने का, मगर ये एटीट्यूड चाहिए। किसी के बाप की नहीं सुनने की, वो तुम्हारा चॉइस है। चलो एक बच्चे का हो गया, वेरी गुड। 2 का हो गया, 3 नहीं बता रहा हूं जिनका नहीं हुआ। यस 10 बच्चों का हो गया अभी, जिनका नहीं हुआ चले फिर अभी आगे। ओके, सो लेट्स मेक द फर्स्ट जर्नल एंट्री। Let's make the first journal entry of due. पहली एंट्री किसकी होगी? ड्यू की। चलो पूरी क्लास एक आवाज में बताएगी ड्यू की एंट्री क्या होगी। फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 90,000। टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 6,90,000। सॉरी, टू रंजीत। चेक कर रहा था नालायक को। टू रंजीत अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू टू रंजीत। इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा तुम्हारा स्पीड के साथ करूंगा, अभी थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं लॉजिक पहले ही सिखा चुका हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लॉजिक क्लियर रहे तो आप फास्ट लिख सकते हो। फास्ट लिखो, खड़ाखट खड़ाखट लिख दिया। महाकसम, एक नंबर। किसी के घर में अगर गोठा होगा तो ये गाय बकरी अच्छी चराता है, ले जाना इसको। जे नाम है। वेरी गुड। दोज हु हैव डन डू द सेकेंड एंट्री। इधर नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट ड्यू टू रंजीत, बीइंग अमाउंट ड्यू टू रंजीत। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड डिबेंचर्स। नहीं, रंजीत का कैंसिलेशन करना है ना, वो कर देते हैं। नहीं सुनिए ना, कोई फर्क नहीं है इसमें, कोई। वी आर गिविंग द एप्लीकेशन ऑफ स्कीम, सो देयर इज नो सीक्वेंस विच इज रिक्वायर्ड। आप कर सकते हो। अभी रंजीत का ड्यू किया और रंजीत का ड्यू करते के साथ में क्या कर देंगे? उसका सेटलमेंट भी कर देंगे। सो आई एम डूइंग रंजीत अकाउंट डेबिट 6,90,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। 30,000 is advancing, right? To new first debenture 5,10,000 to reconstruction account being settlement with Ranjit. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी ना करे, डू इट ऑन योर ओन। जिन सुनहरे बच्चों का हो गया है वो ड्यू के एंट्री करेंगे वसंत की। वसंत के ड्यू की एंट्री क्या होगी?
इंक्रीज योर स्पीड, ट्राई इट, हो जाएगा. इंक्रीज. व्हाट इज द सेकेंड एंट्री, प्लीज टेल मी. हाथ टूट जाए परवाह मत करना, लिखो. सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 lakh. Unsecured creditors account debit 60,000. 2. Vasant's account being amount due to Vasant 3,60,000. भरोसा रखिए, हाथ टूट जाए परवाह मत करना, मगर लिखते रहे. यह एटीट्यूड चाहिए. चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री. वसंत अकाउंट डेबिट, गला घोट दो उसका. वसंत अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू कैश ऑब्लिक बैंक. यू कैन राइट डाउन टू बैंक 90,000. टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 2,70,000. being amount settled with Vasant. Tick mark adjustment number 1 and 2. Tick mark adjustment 1 and 2. Then make a working note along with me. Then make a working note along with me. Settlement of unsecured creditors 4,50,000. बैलेंस शीट बुक वैल्यू बराबर है क्या. 4,50,000 के 3 पार्ट्स. वन विच इज बिलोंगिंग टू रंजीत. रंजीत का फिगर है बेटा 90,000. वसंत का है 60,000 एंड आउटसाइडर का है 3 लाख. 3 लाख के 2 हिस्से. 75% is settled and this is postponed. 25%. So this will become 2,25,000. This will become 75,000. This will be treated as non-current liability, NCL. And this is settled by 20,000 equity share at the rate of rupees 7.5 each. Is that okay, friends? So then you are now expected to make that journal entry. Oh, do a minute. Yep, here we go. Unsecured creditors account debit 2,25,000. To equity share capital, it is 20,000 into 7.5. उन्होंने बोला है ना 20,000 is allotted. 20,000 into 7.5, 1,50,000. To reconstruction account 75,000. Being settlement with other unsecured creditors. Narration लिख बेटा.
यस, वेरी गुड बेटा. विल यू प्लीज टिक मार्क एडजस्टमेंट नंबर 3. हो गया ना पूरा कंप्लीट. अभी सिर्फ उसको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करना बाकी है. नाउ विल यू प्लीज रीड एडजस्टमेंट नंबर 4. अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल and rupees 52.5 per share cancelled, thus making shares of rupees 7.5 each. So you all are requested to first call the money, and once you have called the money, then what I have to do? You have to cancel. Cancel how much? 52.5. तो ये देखिए, equity share final call to equity share capital. You can directly write down the entry bank to equity share capital also. You can also write down the entry. चलो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो. हाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. फिर 2 एंट्री करनी पड़ेगी. यू हैव टू मेक 2 एंट्रीज. फर्स्ट ड्यू का एंट्री एंड देन रिसीट का एंट्री. ऑलराइट सर. अब क्या होगी बेटा नेक्स्ट एंट्री? वेरी गुड. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 इंटू 60, 360 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 6,000 इंटू 52.5 and to new equity share capital 6,000 into 7.5. Agreed? Being equity shares cancelled as per the scheme. Cancelled as per the scheme. ओके बेटा, हो गया यहां तक. सभी लोग अब अपने अपने कैलकुलेटर लेंगे. आई वॉन्ट कैलकुलेटर ऑन द डेस्क इन योर हैंड्स वंस दिस इज डन. शुरुआत में थोड़े से रूल्स फॉलो करने के लिए टाइम लगेगा तुमको, बट एक बार हो गया तो समझ में आने लग गया. कैलकुलेटर लेना है मतलब लेना है. अब बेटा देखो, कई सारे बच्चों को मैंने देखा बैलेंस निकालते नहीं आता है. डायरेक्टली जर्नल एंट्री से बैलेंस कैसे निकालना मैं समझा रहा हूं. मुझे पता है मेजॉरिटी को आता होगा, बट फिर भी बताना जरूरी लगता है. देखो, अगर आप डेबिट बैलेंस से शुरू करो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल स्टार्ट विथ, यहां पर रिकंस्ट्रक्शन को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. ये देखो दिख रहा है क्या? क्रेडिट बैलेंस है क्या? एग्रीड? मैं क्या करूंगा, इस पूरे जितने भी क्रेडिट आइटम्स है उनको ऐड करते जाऊंगा, और अगर कोई डेबिट आए तो उसको क्या कर दूंगा? माइनस. ये लॉजिक है. अगर फिगर पॉजिटिव रहता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, अगर फिगर नेगेटिव हो गया तो वो डेबिट बैलेंस है. क्लैरिटी है? ध्यान रहे, इस चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता. आई रिपीट सर, इस चैप्टर में रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इस स्कीम का लॉजिक ही यही होता है कि we want to get the reduction in the capital.
सो रिकंस्ट्रक्शन विल हैव क्रेडिट बैलेंस ओनली, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होकर उसमें क्रेडिट हो रहा है. It cannot have a debit balance. So this is one strategy we should remember. Reconstruction can never have debit balance in this chapter. Maximum it can have credit or zero balance. How zero? I'll explain you now. So first calculator पर लीजिए बेटा, reconstruction का balance निकालिए. 2,10,000 plus 2,70,000 plus 75,000 plus 3,15,000. Can I get that? So 8,70,000. Yes or no? ये कंपनी बोल रही थी कि सर जो अभी तक के मेरे लॉसेस हो गए, आई एम नॉट एबल टू रिकूप देम. कई बार लॉसेस इतने हो जाते कि उसको आप रिकूप कर ही नहीं सकते. यस और नो? इस कंपनी के बैलेंस शीट में असेट साइड में देखो लॉसेस कितने दिख रहे हैं. 8,70,000. यू हैव टू राइट ऑफ दैट फिक्टिशियस असेट अगेंस्ट दिस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. You have to write off that fictitious against this what? Reconstruction account. तो आपकी एंट्री क्या होगी? Reconstruction account debit 8,70,000 to P&L account 8,70,000. ये देखो, being debit balance in P&L account written off against reconstruction account. Okay? Reconstruction account debit to P&L account. Write down one thing. Entry number 9 has to be made. Entry number 9 has to be made even if the problem is silent about it. Entry number 9 has to be made even if problem is silent about it. 9th entry आपको करनी ही पड़ेगी even if the problem is silent. Is that okay? Good. ठीक है बेटा, अब सुनते हैं बेटा. नाउ टेक इन योर बैलेंस शीट. आर यू देयर? यस. अब बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ ही. प्लीज कम डाउन. स्टार्ट विद द असेट साइड. डू यू थिंक सो इन द होल क्वेश्चन देयर वाज एनी चेंज इन फिक्स्ड असेट? नो. सो दिस विल रिमेन एज इट इज. बेटा नाउ 2,70,000 देयर इज अ चेंज. मैं क्या करूंगा? 2,70,000 प्लस 30,000 कैश आई है, एंट्री नंबर 2, माइनस वसंत को पे किया है. आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट. 90,000 इज पेड. फिर क्या हुआ है? वापस क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हुआ है. जाके चेक करो क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट हुआ है. अच्छा, दे आर कन्वर्टेड. ओके, दे आर कन्वर्टेड, सॉरी. मगर आपको पैसा और मिला है इक्विटी से. कितना? 1,80,000. अच्छा, इसके अलावा कैश का कोई लेन देन नहीं. तो चलो बेटा इसको एनसर्कल करके फिगर 3 लाख. इज दैट व्हाट यू से? और 8,70,000 ये रिटर्न ऑफ हो गया, तो इसका वैल्यू कितना? 0. बेटा जरा मुझे बताएंगे कि क्या टोटल आ रही है? 3,90,000 प्लस 90 मतलब 7,80,000. हाँ है ना? ये छोटे बेटा, अब मुझे बता इसका क्या फिगर आएगा? इसका वैल्यू रिड्यूस कर कर कितना हो गया? 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 7.5 ईच. हाँ है ना? बताओ कितना आ रहा है? 45,000. वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स. बेटा फर्स्ट डिबेंचर किसके पास थे? रंजीत. ये तो कैंसिल हो गए ना? ये कैंसिल हो गए. बेटा सेकेंड डिबेंचर 3 लाख वसंत के पास थे और 3 लाख रंजीत के पास. 3 लाख रंजीत दिख रहा है क्या? और 3 लाख वसंत. हाँ है ना? ये भी कैंसिल हो गए. ये कैंसिल हो गए क्या बेटा? ये 6 लाख को भी कैंसिल कर देता हूं.
बेटा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं रहे, इसकी जगह पे क्या बन गया? नॉन करंट लाइबिलिटी। जरा नॉन करंट लाइबिलिटी बताएंगे कितनी है क्रेडिटर्स? कितना? यू से 75,000। यस। अब जरा ध्यान से सुनिए मैं अभी क्या क्या कर रहा हूं, पूरी क्लास एक बार देख ले क्या कर रहा हूं। नॉन करंट लाइबिलिटी कहां से आ रही पता चल रहा है बेटा? शेयर्स कितने इश्यू किए? जितना मुझे याद है 20,000। 20,000 इंटू 7.5 1,50,000। सो क्या मैं इसको रब कर 150 प्लस 45,000 1,95,000 लिख सकता हूं क्या? इसके अलावा आपने सेकंड डिबेंचर्स भी इश्यू किए थे। किसको? फर्स्ट डिबेंचर किसको दिए थे बेटा? 5,10,000 दिए थे क्या? सो आई विल राइट डाउन न्यू फर्स्ट डिबेंचर्स। यू से 5,10,000। बेटा एक बार टोटल लो तो अभी हो गया कि मेरे हिसाब से 75,000 प्लस 1,95,000 प्लस 5,10,000 कितना आ रहा है बेटा? 7,80,000। अपने क्वेश्चन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, आपका आंसर अपने आप आएगा। सो देखिए मैंने क्या क्या किया, शेयर कैपिटल ऐड हुआ, एग्रीड बेटा। फिर नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? नॉन करंट लाइबिलिटी 75% बचा। और बेटा जी जो फर्स्ट आदमी था रंजीत, उसको हमने नए डिबेंचर दिए। कितने के डिबेंचर दिए? 5,10,000। बाकी की सारी लाइबिलिटी बेटा एक एक करके कैंसिल हो गई थी, एग्रीड। तो चलिए बेटा कैंसिल करके आपके बैलेंस शीट रीड्राफ्ट कीजिए। आपके इसमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट कर लीजिए। ये अभी अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अपन हमेशा क्वेश्चन में पहले बैलेंस शीट करेंगे ड्राफ्ट। चलाए? ये हो गया ना? चलिए आ जाइए। अभी बैलेंस शीट में लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में लिखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अंडरलाइन कीजिए इसको। थैंक यू, एक्सक्यूज मी। शेयर होल्डर्स फंड नहीं आएगी अभी। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड को अंडरलाइन करिएगा और लिखिए शेयर कैपिटल। ओके। नोट बनाने के लिए अगर एग्जाम में समय ज्यादा जा रहा होगा तो आप इधर ही ब्रेकअप देंगे तो भी चल जाएगा। शेयर कैपिटल कितना है बेटा जी? नया वाला शेयर कैपिटल आपका कितना आ रहा है? 1,95,000, इजंट इट? नोट हम नहीं डालेंगे, 1,95,000 लिखेंगे और इन द ब्रैकेट लिख देंगे यहां पर कितने शेयर से बेटा? 20,000, 26,000, 26,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 7.5 each, 1,95,000। गुड। लिख दिया ये? अच्छा फिर अभी क्या करेंगे? डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले लिखेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डिबेंचर्स 5,10,000 और उसी के नीचे लिखेंगे अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 75,000। मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी करंट लाइबिलिटी नहीं है और अगर आपने उसको क्रेडिटर्स को करंट लाइबिलिटी में दिखाया, बिलीव मी आपके मार्क्स कटेंगे। सीए कोर्स में कोई भी चीज लाइटली मत लो। The only way you communicate with your examiner is your paper. So be very alert of what you are writing. Don't take anything casually.
ठीक है, लेट्स मेक द नेक्स्ट एंट्री। टोटल ए ले लो बेटा, टोटल फर्स्ट कितनी आ रही है? 7,80,000। फिर असेट में नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट को अंडरलाइन करके फिक्स्ड असेट्स, fixed asset has not changed, it will become 3,90,000 only, and then you have to write down current asset के अंदर cash and cash equivalent. You have already calculated that figure, 3,90,000. हो गया क्या? Somewhere in 2002, I guess, I got enrolled for my CA course. 2001 or 2002, I don't remember exactly, but yes, I believe it is 2002. I got enrolled for my course, CA course. उस समय जो मैं कुछ किया करता था उसका एक थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं आपके साथ। हमेशा आपकी जब तक प्रोग्रेस होती रहेगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप पास होंगे। और प्रोग्रेस हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होती है, दूसरा सिर्फ ट्रिगर कर सकता है, बट ही कैन नॉट सस्टेन इट ऑन डे टू डे बेसिस। डे टू डे बेसिस पर आपकी प्रोग्रेस आपको ही सस्टेन करनी पड़ती है। आई कैन ट्रिगर इट। तो आज मैंने क्या क्या ट्रिगर कराया, अगर आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप खुद से ही कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो आपको पता चलेगा। और कैलकुलेशन ऐसे ही नहीं हो सकती, लिखना ऐसे ही हो सकता है, कैलकुलेशन ऐसे ही नहीं हो सकती। यू विल हैव टू थिंक एंड थिंकिंग विल बिकम फास्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, when you are sitting in the class, you are always going to make an effort, because this is the most important time in your CA curriculum. सबसे इंपॉर्टेंट टाइम अभी आप स्पेंड कर रहे हो, इसको एकदम इफेक्टिवली स्पेंड करो। आपको मुझे और एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि whenever you are doing anything, you are thinking about it. तुम इधर उधर नहीं जाओगे, मुझे पता है बहुत मुश्किल है वो इधर उधर नहीं जाना, बट कोशिश करते रहना, इसमें भी आपकी जीत है। प्रोग्रेस चाहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोग्रेस क्या स्पीड से हो रही है। चीता भी भागता है और स्नेल भी भागती है और स्नेल भी चलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिशा, गोल की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों ही लोग पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। तो आप ये मत सोचो कि आपकी ग्रास्पिंग स्लो है कि फास्ट है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ, बट आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और क्लास में बार बार नहीं बोल पाऊंगा कि कैलकुलेटर निकालो, ये करो वो करो। और अगर कोई कैलकुलेटर बिना लिखा है कॉपी कर रहा है तो मैं झापूंगा भी। कैलकुलेटर पर मेरा बच्चा कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हम पढ़ने के लिए आए, आपके माता पिता का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और जो मैं समझता हूं, मेरी जब क्लास को पढ़ाता हूं, तो मेरे ऊपर एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ पैसा लेना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर। मैं इतने सारे बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैं एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊं, एक देश का निर्माण करूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे कमाकर बैठ जाओ ना, क्या करूं, अंदर से सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए ना। तो शायद मैं झापूंगा भी, तो ध्यान रहे, मेरी क्लास में नहीं चलेगा। यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस, यू हैव टू डू कैलकुलेशंस। हैव यू अंडरस्टूड? कॉपी नहीं करोगे, भले ही वो प्लस हो माइनस हो, व्हाटएवर, यू हैव टू डू इट। क्लियर? बैलेंस शीट को क्वेश्चन में ड्राफ्ट करने की आप कोशिश करोगे, शुरुआत में मुश्किल जाएगा, बट उससे समझो, जस्ट फील इट
कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और जब आप एकदम भारी लेवल पर, अच्छे लेवल पर आ जाओगे तो तुम क्वेश्चन को देखकर, पढ़कर उसकी बैलेंस शीट वहीं के वहीं पे ड्राफ्ट कर पाओगे। और ऐसा दिन आएगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना अमालगमेशन है, अमालगमेशन तक मैं आपको उस पोजीशन तक ले जाऊंगा, बट आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करनी है। जो कुछ लड़कियां हैं जिनको बुक बहुत क्लीन रखने की आदत रहती है, तू भाई पेंसिल से लिख, नहीं तो जो तेरी पेंसिल है उससे लिख, क्या करने का कर, मगर मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको ऑप्शन में नहीं दे रहा हूं। हाँ, तुझे एकदम कोरी अच्छी बुक चाहिए तो और एक बुक ले लेना मेरे तरफ से, मगर ये बुक मेरी तरफ से यूज कर। आई थिंक नाउ आई एम वेरी क्लियर। मतलब वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे कि कल को मुझे कोई एक लड़की बोले कि नहीं सर मेरे को गंदा लगता है, छीछी हो जाता है, यू हैव टू डू इट। अरे भाई ये बोलते हैं मेरे को आकर, वो गंदा हो जाता है। तो समझ में आ गई ना बात ध्यान में? कुछ चीजें मैं मेरे लॉजिक से बताता हूं, अब वो सारी चीजें मैं इधर नहीं बता सकता, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। इज दैट ओके? लवली पीपल, नाउ यू आर इनवाइटेड ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अबे क्या येड़े हो गए क्या भाई साहब? वो बोल चुका था मैं डे 1 को ही, मैं कुछ नहीं करने वाला। पूरे करिकुलम में एक भी गाना नहीं गाया जाएगा इधर, नहीं, चॉइस आपका है। हाँ मस्ती करो तुम, वो कोई दिक्कत नहीं, बट सॉन्ग नहीं गाऊंगा मैं ना ना। प्लीज मेरी बात समझो, प्लीज मेरी बात अरे 2 मिनट मेरे को बोलने तो दे। नो नो नो, वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नो सॉन्ग्स इन दिस क्लास। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं गाता। आई एम बीइंग पेड फॉर बीइंग टीचर, बीइंग अ टीचर। तुम सोचो तुम्हारा क्लाइंट आएगा, बोलेगा मेरे को ये रिटर्न भर के दे दो, एक सॉन्ग भी गाओ, मतलब कैसा नहीं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, मैं वो कैटेगरी का नहीं है। क्लियर क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, तुम आओगे तो भी चलेगा, मोस्ट वेलकम, नहीं आओगे तो भी चलेगा। प्लीज मेरे को मतलब उस चीज का मुझे डिग्निटी मेंटेन करनी है। ना मैं गाना गाऊंगा क्लास में, ना गाने दूंगा। नहीं नहीं, तुमको ये सीखना पड़ेगा। तुम क्या घर पर बैठकर यही काम करते हो क्या? नहीं, तुम सीए बनने वाले हो। नहीं तो क्लाइंट बोलेगा नहीं तुम्हें गाना गाओगे तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे क्या है, व्हाट इज दिस, आर यू इडियट्स क्या? वी आर गेटिंग ग्रूम्ड फॉर सम नोबल प्रोफेशन, और मैं उसको उसी तरीके से ग्रूम करूंगा। यू कैन से मी कि आई एम आउटडेटेड, इट्स ओके, बट आई वुड लाइक टू बी आउटडेटेड देन रादर बिकम updated like you people. I don't want to get it. So come down to the question number 3. Nalayak. The following is the balance sheet of SICK Limited. नाम कितने अच्छे देते देखे? SICK Limited. As on 31st December 2011. पढ़ उसमें क्या लिखा है? शेयर कैपिटल 13% cumulative preference shares. Underline the word cumulative. Underline the word cumulative. Nalayak, underline the word cumulative. Equity shares of rupees 10 each, 8% debentures, current liabilities, provision for tax, fixed asset, current asset and profit and loss account. मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट वापस थकी हुई है, करंट असेट पाइल अप हो चुकी है। इसका मतलब शायद स्टॉक नहीं बिक रहा है या शायद डेटर्स से पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप करंट लाइबिलिटी का फिगर देखेंगे तो करंट लाइबिलिटी आपकी करंट असेट से ज्यादा है। जनरली करंट असेट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि करंट असेट प्रॉफिट फिगर इंक्लूडेड होता है और करंट लाइबिलिटी में सिर्फ कॉस्ट फिगर होता है। फिर भी यहां पर उल्टा चल रहा है, आपकी करंट लाइबिलिटी ज्यादा है और करंट असेट कम है। ओके, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शन। मेरा बच्चा वहीं का वहीं एंट्री लिखेगा। फिक्स्ड असेट आर टू बी रिटर्न डाउन बाय, अंडरलाइन द वर्ड बाय, 33 and 1/3%. The entry is what? Reconstruction account debit to fixed asset account. Good. कितना आ रहा है बेटा? 5 lakhs. Write down 5 lakhs. 5 lakhs. Very good. Buy word important था इसमें. B. Current assets are to be revalued at rupees 27 lakh. बेटा 35 lakh है. 35 lakh है. 35 lakh का कितना करना है? 27 लाख। हाँ या नहीं? क्या हो रहा है? 35 का कितना हो रहा है? 27। कितने से कम हो रहा है? 8 लाख। एंट्री करो। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट अकाउंट। गुजराती बहन, हाँ बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कौन सा कीवर्ड मिला? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मीनिंग क्या समझा है? शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड, जनरली ये मीनिंग होता है। पढ़िए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिसाइडेड टू फोरगो द राइट टू अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अंडरलाइन द वर्ड अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड बैलेंस शीट में होता है क्या? नहीं। अच्छा, फोरगो मतलब क्या? चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। विच आर इन अरियर्स फॉर 3 years। कोई एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री। क्लैरिटी आई क्यों नो एंट्री? यस, सो राइट डाउन नो एंट्री। नेक्स्ट सी बेटा, डी, द टैक्सेशन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड एट ₹4 lakh। क्या करेंगे? कितना है लाइबिलिटी? कितना है देखो जरा, प्रोविजन फॉर टैक्स 3 lakh। कितना दे रहे? 4 lakh। देखो एंट्री में बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 lakh टू कैश 4 lakh, और जिसका कोई नहीं उसका कौन? रिकंस्ट्रक्शन। सो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ये एक एंट्री लिखो, ये एक एंट्री लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 lakh, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3 lakh, reconstruction account debit how much? 1 lakh to cash oblique bank account 4 lakh। twinkle twinkle little star, जल्दी लिख। अच्छा, ओके ओके। now next adjustment boys and girls, one of the creditors of the company, underline the word one of the creditor। इसका मतलब they are not talking about the total creditors, they are only talking some of the creditors। One of the creditors of the company to whom company owes 25 lakh decided to forego 50% of his claim। He is allotted 1 lakh equity shares of 5 each in part satisfaction। 1000 बार अंडरलाइन करो वर्ड पार्ट सेटिस्फैक्शन। इट इज नॉट फुल सेटिस्फैक्शन, ओके? मतलब कुछ बैलेंस उसका रह सकता है। इट इज पार्ट सेटिस्फैक्शन, ऑलराइट? इन पार्ट सेटिस्फैक्शन of the balance of his claim। So beta, let me help you out. How do you do it? Can you draw it along with me? 25 lakh is the balance of creditor, creditors ka balance, okay? Then I divide it into 2 parts। He has decided to forego how much? 50%। that turns out to 12,50,000। my entry is what? Creditors account debit, that is current liability account debit to reconstruction account। the amount would be 12,50,000 and 12,50,000, isn't it? the balance amount is how much? 12,50,000, out of which they are saying we are settling how much? They are settling 1 lakh into 5, yes or no? तो इसके 2 हिस्से। सेटल्ड कितना है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट इन द ब्रैकेट करंट लाइबिलिटी 5 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 lakh। अमाउंट कैसे है बेटा? 1 lakh इक्विटी शेयर इंटू ₹5। बेटा बची हुई रकम कहां जाएगी? इट इज पार्ट सेटिस्फैक्शन, सो इट विल रिमेन आउटस्टैंडिंग, इट विल रिमेन एज क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। सो दैट इज हाउ मच? 7,50,000। इट विल गो इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। $7,50,000 will go in balance sheet as current liabilities, all right? Done? यस बच्चों, पॉइंट नंबर एफ पढ़िए बेटा, पॉइंट नंबर एफ पढ़िए।
the rate of interest on debenture is increased to 11%, the debenture holders surrender their existing debentures of 100 each and exchange the same for fresh debentures of rupees 75 each. I'll help you out along with the problem. कैसे करना है इसको, ये करवा दूंगा. और बेटा all existing shares are reduced to rupees 5 each. It's very easy. Equity share capital account debit to new equity share capital to what? Reconstruction account. And H, all preference shares are reduced to rupees 75 each. क्या करेंगे? Preference share capital account debit to reconstruction account to new preference share capital account. Is that okay? हाँ नहीं करने का, मुंह से बोलने का. तुम सुनते बहुत अच्छा हो, मुंह से बोला करो. चलो सुनो बेटा. Pass journal entries and show the balance sheet of the company after giving the effect of the following. All right, so let's start. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मैंने 2 ओपन कर दिया क्या? थर्टी लाइन्स, जर्नल एंट्री 30 लाइन्स. And then my dear friends are going to create what? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट जब बनाओगे तब क्या लिखोगे? एंड रिड्यूस्ड. एंड रिड्यूस्ड 20 लाइन्स. नोट्स बनाओ तो भी ठीक है, बट एग्जाम में जनरली उतना टाइम नहीं रहता. सो हाँ बेटा, अगर मान लो बनानी पड़ी तो फॉर्मेट तो नहीं चेंज करेंगे ना. नोट चाहिए तो बना भी देंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एडजस्टमेंट से पढ़ना शुरू करना पड़ता है. ऑलराइट, यस शुभम सुल्तानिया, पहली एंट्री क्या होगी आप बता पाएंगे? थोड़ा जोर से बोले यार. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट. मैं क्लास में एंट्री पूछ सकता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके अगेंस्ट में हूं. इसका मतलब यह है कि मैं आपकी तरक्की के बारे में सोचता हूं, तो मैं पूछूंगा. इज दैट ओके? सो पहली एंट्री क्या है? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट. एग्रीड? और साथ ही साथ बेटा करंट असेट का भी एक साथ ही कर देंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट. 2 एंट्री की जगह पे मैं कितनी एंट्री कर रहा हूं? एक ही कर रहा हूं. रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 13 lakhs टू फिक्स्ड असेट अकाउंट 5 lakh एंड टू करंट असेट 8 lakh. चेक कर ले फिगर मैच हो रहे क्या आपके? आपने भी 8 लाख लिखा था क्या वहां पे? जानवी हो गया बेटा? गुड. दो मिनट रुको.
बेटा अभी नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे आप? नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? एंट्री नंबर सी, राइट डाउन नो एंट्री। नहीं लिखो, राइट डाउन नो एंट्री। अरे बाबा घर पे आसान रहेगा तुमको समझने के लिए, राइट डाउन नो एंट्री। पॉइंट नंबर सी की आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री। ए बी हो गया, अच्छा आंसर में नहीं लिखना है, सी का मैं तो लिख देता हूं, मुझे जरूरत लग रही है। नो एंट्री, ओके बड़ा बेटा। नेक्स्ट कौन सा है? डी, द टैक्सेशन लाइबिलिटी इज सेटल्ड फॉर रुपीज 4 लाख, उसके एंट्री करें। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 4 लाख, being income tax liability settled at rupees 4 lakh. Have you done this? बेटा what is the entry number E? D हो गया अभी, E क्या करेंगे? E का वर्किंग नोट किया है देखो आपने, सो बताओ एंट्री क्या लिखी है आपने? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कितना है? 12 लाख 50,000। अब जरा ध्यान से देखो एंट्री क्या होगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 17 लाख 50,000, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 12 लाख 50,000, and remaining is what I have done. I have converted equity share capital 1 lakh into 5, being part settlement with specific creditor. Being part settlement with specific creditor. Is that okay? आवाज में दम आ जाती है यार मेरे इस माइक में। हाँ शाबाश। पावर रेंजर्स एक्टिवेटेड, मेरी बेटी की भाषा में। थर्ड हो गया। फोर्थ, आवाज कम कर भाई। फोर्थ एंट्री क्या करेंगे? हवन करेंगे, ठीक है। रीड एडजस्टमेंट नंबर एफ, रीड एडजस्टमेंट नंबर एफ। The rate of interest on debenture is increased to 11%. The debenture holders surrender their existing debentures of 100 each and exchange the same for fresh debentures of 75 each. तो बेटा जरा इसकी एंट्री ध्यान से देखना। एक बार पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका 75 का एक डिबेंचर हो रहा है? सो बेटा इसका शॉर्टकट देता हूं, कैलकुलेटर पर लीजिए 3 लाख इंटू 75% डायरेक्टली 2,25,000, और बचा हुआ कहां जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। सो माय एंट्री इज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 11% डिबेंचर, न्यू डिबेंचर 3,000 इंटू 75 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 75,000, बीइंग सेटलमेंट विथ डिबेंचर होल्डर्स, being settlement with debenture holders. अगला क्या कह रहे बेटा? अगला क्या कह रहे हैं? ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹5 ईच। अभी कितने का बेटा? 10। सो 10 का 5 करना है तो कितना हो जाएगा? 7 लाख का 3,50,000। एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट
3,50,000 and 2 equity share capital account new 5 rupees each 3,50,000. Being equity shares reduced to rupees 5 each. रसगुल्ले बच्चों, रसगुल्ले कर एच वाली एंट्री. प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹75 ईच. मतलब 1 लाख कितने से रिड्यूस हो जाएगा बेटा? 25% से. नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू होगा 75,000. एग्रीड? सो व्हाट इज आवर एंट्री? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू वाला 75,000 टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 25,000. हाँ, दोनों 13% ही बेटा. डिबेंचर का रेट सिर्फ चेंज हुआ है. वो बड़ा गुड पाइथ है. पुढे चल. अब बेटा सभी लोग कैलकुलेटर लेंगे. सभी लोग कैलकुलेटर लेंगे. वी आर स्टार्टिंग विद डेबिट्स. अच्छा नहीं लिखा, लिख 4-4 बार लिख बेटा. लिख लिख मयंक बेटा, 4-4 बार लिखा. स्लो मोशन में लिख बेटा. चलिए कैलकुलेटर लीजिए बेटा मेरे साथ. अभी डेबिट बैलेंस से शुरू करते हैं. बेटा मैं डेबिट से चालू कर रहा हूं. सारे डेबिट ऐड करूंगा, सारे क्रेडिट लेस करूंगा. अगर फिगर पॉजिटिव रहा तो डेबिट बैलेंस, नेगेटिव रहा तो क्रेडिट बैलेंस. सो टेक अप ऑन योर कैलकुलेटर. 13 लाख प्लस 1 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 75,000 minus 3,50,000 minus 25,000. I believe figure should be negative. So it is which balance? Credit balance है क्या? अब जरा बेटा आपका फिक्टिशियस असेट देखो इस क्वेश्चन में. P&L अकाउंट कितना है? 3 लाख. तो इस स्कीम से आपका अभी तक का एब्जॉर्ब जो भी लॉस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो एंट्री क्या होगी बेटा जी आपकी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. Reconstruction account debit to P&L account. 3 lakh, 3 lakh. हो गए जी. अब मेरे रसगुल्ले बच्चों क्वेश्चन में आओ. अच्छा पहले बताओ फिक्स्ड असेट की वैल्यू कितनी पकड़ूं? 10 lakhs because we have reduced it by how much? 5 lakh. बेटा करंट असेट में कितने से हमने उसको कम किया? 8 लाख. तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 27 लाख. इसकी वैल्यू हो गई 0. किसी से कोई कैश आई क्या? किससे आई है? किसी को कैश पे किया क्या? किसको पे किया है? टैक्स. तो बेटा करंट असेट में से माइनस कर दो 7 लाख
7 नहीं 4 लाख, बराबर है ना? अच्छा 4 लाख माइनस हुआ। और किसी को कोई कैश दिया क्या? सो बेटा मेरा फाइनल फिगर जाएगा 23 लाख और ये 10 लाख रहेगा ना। सो कितना 33 लाख आ रहा है क्या? यस। अच्छा बेटा इसका फिगर बताओ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 75,000, इक्विटी शेयर का बेटा ध्यान से 3,50,000, इसके अलावा आपने किसी को इक्विटी शेयर्स दिए क्या? एडजस्टमेंट नंबर ई देखिए, यस। सो कैन आई आस्क यू, कितने शेयर्स दिए बेटा आपने इधर? मेरे हिसाब से 1 लाख इंटू 5 है क्या? सो बेटा इधर 3,50,000 पहले तो रिड्यूस किया, प्लस कितना 5 लाख, कितना हो जाएगा 8,50,000। बेटा डिबेंचर की स्टोरी क्या हुई? कम कर दिया ना उनको, कितना हो जाएगा 2,25,000। बेटा मगर ये 8% निकाल कर कितना कर देंगे 11%, सही है ना? करंट लाइबिलिटी के साथ क्या हुआ? कितने क्रेडिटर्स का तुमने सेटलमेंट किया? जरा देखो एंट्री क्या हुई है क्रेडिटर्स की, 1250 तो पे ही नहीं किया और उसको 5 लाख के क्या दे दिए? शेयर्स। सो कैन आई नॉट से आई हैव सेटल्ड माय क्रेडिटर्स बाय 17,50,000, दैट इज 12,50,000 प्लस 5 लाख। सो बॉयज एंड गर्ल्स मेरा करंट लाइबिलिटी कितने से माइनस होगा? 17,50,000। यस और नो? बेटा माइनस करके फिगर बताएंगे क्या? 21 लाख। ओके और बेटा जी ये कितना आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 0। जरा देखो तो टोटल 75,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 2,25,000 प्लस 21,50,000, 33 लाख आ रहा है क्या? सो योर टैली फिगर इज 33 लाख। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन? चलो जल्दी से अभी मुझे फिगर बताते रहो। बेटा मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? जल्दी से रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट से, पूरी क्लास का ध्यान अभी इधर। रीड्राफ्टेड बैलेंस कितना है? 8,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75,000, दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,25,000। ये देखो 9,25,000 बराबर है। नेक्स्ट डिबेंचर्स कितना है? 2,25,000। एग्रीड। और बेटा जी आपके करंट लाइबिलिटीज कितने बच गए? 21 लाख। आवाज नहीं आ रही है। 21,50,000। डू यू ऑल एग्री? यस। सो दिस इज योर टोटल। नॉन करंट असेट, टेंजिबल असेट 10 lakhs एंड करंट असेट कितना आएगा? 23 lakhs। इस तरीके से 33 लाख। चेक कर लो अपना रीड्राफ्ट किया था बैलेंस शीट, ऐसे मैच हो रहा है क्या? सो आपको ये बैलेंस शीट घर पर कंप्लीट करनी है, होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो यू हैव टू ट्राई एट योर होम। आई सेड ट्राई। समझ में आया क्या? तो बैलेंस शीट पूरी करके आने की आपको, बैलेंस शीट, होमवर्क और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई। इज दैट ओके? यस। चलो प्यार से बाय बोलो। बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।